नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स टॉक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे। चलिए हम एक ऐसे देश के संबंध साथ भारत के संबंधों की चर्चा करते हैं, जो कई बारी महत्वपूर्ण खबरों में गुम हो जाते हैं, छूट जाते हैं। जब भी हम भारत और उसके पड़ोसी देशों या भारत और इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा करते हैं, तो जनरली हम कुछ ही देशों तक सीमित रहते हैं। हम बात कर लेते हैं अमेरिका की, हम बात कर लेते हैं रशिया की, बट कई बारी हम छोटे-छोटे देशों और उनके महत्व को भूल जाते हैं। जैसे ये वही बात होती है कि कई बारी आप देखो, जिन जगहों को जोड़ने के लिए सुई ज़रूरी होती है, वहाँ पे तलवारें काम नहीं करती। तो ऐसे एक देश के वहाँ पे से चर्चा करते हैं और अगर इनसे हम भारत के संबंधों की चर्चा अगर हम और आप समझें, तो आप देखेंगे कि ये देश भारत के रणनीतिक लिहाज से कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे देश से जिसका नाम है लाओस। अच्छा, ये सुर्खियों में क्यों है? क्यों ये खबरों में बना हुआ है? इसकी बात करें और समझें कि क्यों ये खबरों में बना हुआ है, क्या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो देखिए अभी क्या हुआ है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने अनवील किया क्या कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प ऑफ रामलला इन लाओस। तो हम लाओस रिलेशन को क्यों पढ़ रहे हैं? दरअसल जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं श्री एस जयशंकर, उन्होंने अभी हाल ही में लाओस में जो रामलला की जो स्टैचू है, जो रामलला की मूर्ति है, जिसको अभी अयोध्या में विराजित किया गया है, उस रामलला के स्टैचू से रिलेटेड एक पोस्टल स्टैम्प यानी जो आपको पता होगा डाक टिकट को जारी किया है। अब इसको जारी करने में उनके साथ आए जो वहाँ के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर, वहाँ पे इन सब लोगों ने एक साथ इसको जारी किया और इस न्यूज़ को सोशल मीडिया पे जारी किया गया। एंड वहाँ पे सोशल मीडिया पे बताते हुए एस जयशंकर ने ये बताया कि अभी इनकी बहुत अच्छी मीटिंग रही और उन्होंने जो लाओस ने इनको हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड किया, जो जिस तरीके से आवभगत की, इसके लिए शुक्रिया भी अदा किया गया एस जयशंकर की तरफ से। देखिए ये वो पोस्टर स्टैंप है जिसको जारी किया गया। ये जो मूर्ति आप सामने में देख रहे हैं, ये रामलला की मूर्ति है, जिसको अभी हाल में ही अयोध्या में जो बना मंदिर है वहाँ पे स्थापित किया गया है। अच्छा, रामलला की जो ये मूर्ति है, ये एक्चुअली जो लाल राम है, भगवान राम के बाल्य स्वरूप को दर्शाती है। और अभी जो बाल्य स्वरूप कहने का मतलब है क्योंकि अयोध्या में राम का जन्म हुआ है, तो जो ये मूर्ति है वो पूरी तरीके से ये दिखाती है कि राम का जो बाल्यावस्था का स्वरूप है वो कैसा था, यानी बाल राम को दर्शाती हुई ये मूर्ति है, जिसको अयोध्या में विराजित किया गया और जिसका जो इनॉग्रेशन है, जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, वो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। और इसी के बाद ये जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी मतलब भारतीय जो मूर्ति है किसी मंदिर की, या कह लीजिए राम की मूर्ति को, पहली बार राम की मूर्ति को किसी और देश के डाक टिकट टिकट पे जारी किया गया। किसी और देश की डाक टिकट में रामलला की जो मूर्ति है, राम की मूर्ति को स्थापित करने वाली ये पहली घटना है। चलिए हम कुछ और मुद्दों की चर्चा कर लेते हैं जो इसी न्यूज़ के अराउंड घूम रही है। सबसे पहली बात अगर हम देखें तो ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब डाक टिकट जारी हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि पहली बार राम को लेकर के डाक टिकट जारी हुआ है, लेकिन आप देखते होंगे कई सारे मौकों पर डाक टिकटें जारी की जाती है ना, कि जैसे कभी किसी को ऑनर देने के लिए या कभी कोई और दिवस है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए अमूमन जो डाक टिकट है वो जारी किए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या वो ऐसे 3 कारण हैं जिनके लिए जो है डाक टिकट जारी किए जाते हैं। तो पहली घटना है पहचान और सम्मान। तो जैसे कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, घटना हो या उस किसी भी व्यक्ति की उपलब्धि है, तो इसको पहचान देने में, उनके सम्मान में जो है खासतौर से अगर किसी ने भारत माँ का गौरव बढ़ाया है, भारत का गौरव बढ़ाया है, तो इन सब चीज़ों को सम्मान देने के लिए डाक टिकट जारी किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे जो महान विभूति हैं, कई सारे जो आपके जिन्होंने ग्रेट अचीवमेंट की है, जिन्होंने कुछ बड़ा किया है, तो उनको लेकर के डाक टिकटें अमूमन जारी किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं सांस्कृतिक प्रचार को लेकर के। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे हमारे ऐतिहासिक रूप से जैसे कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोह हैं, जैसे पाइका विद्रोह हो गया, है ना, या आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। तो कोई भी ऐसी चीज जो हमारी विरासत है, हेरिटेज है, मतलब विरासत का मतलब जो पास्ट से चलते चलते हमारे पास आई है, हमारे इतिहास को बताती है, हमारे गौरवशाली इतिहास की चर्चा करती है। और खास बात आपको पता होगा कि इतिहास वो है जो हमें गौरवान्वित करता है, या कोई ऐसी घटना जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो।
इन सभी घटनाओं को उजागर करने के लिए और जनता तक इसके महत्व को पहुंचाने के लिए और जनता तक इस बात की समझ को बढ़ाने के लिए बेसिकली जो डाक टिकट है वो जारी किए जाते हैं। इसके बाद देखिए, डाक टिकट जारी करने के पीछे जो अन्य कारण है वो है ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण। देखो कई सारी जैसे ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे आपको याद होगा कि जब भी हम आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे थे तो कई सारी घटनाएं हमारे सामने आ रही थी, जहाँ पे ऐसे मतलब चर्चाएं की गई थी कि या ऐसे लोगों की बातें की गई थी जिनको अमूमन हम याद नहीं रखते, पर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपने देखा होगा, जहाँ पे न केवल आकाशवाणी यानी प्रसार भारती की तरफ से या दूरदर्शन की तरफ से ऐसे प्रयास किए गए, मेट्रो की तरफ से प्रयास किए गए, जहाँ पे आजादी के उन भूले पिछड़े लोगों को सम्मानित करते हुए जगह जगह उनके पोस्टर्स लगाए गए थे, ताकि हमें उनके बारे में भी पता चले। ऐसे में कई ऐसे उल्लेखनीय अवसर भी होते हैं, कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है उस घटना से या उस व्यक्ति से संबंधित जो है डाक टिकट जारी किए जाते हैं। उस तरह के जो घटना है उनका दस्तावेज बनाने के लिए, ताकि आने वाले समय में लोगों को इसका भान रहे, लोगों को पता रहे कि ऐसे ऐसे जो मतलब वीराने लोग हमारे इंडिया में रहे हैं, ऐसे लोग दीवाने लोग हमारे इंडिया में रहे हैं, या ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे इंडिया में घटित हो चुकी है। तो ये सारी कुछ रीजन है जिनके लिए डाक टिकट जारी करते हैं। अच्छा, अब लाओस की अगर हम लोकेशन को देखें तो देखिएगा, ये रहा आपका लाओस। ये लाओस की जो सीमा है वो कहाँ-कहाँ से लगती है, तो देखिएगा इसकी सीमा साझा हो रही है वियतनाम से। इधर है आपका चाइना, इधर बगल में आप देखिए बिल्कुल इसके पश्चिमी तरफ है म्यांमार, इधर है आपका थाईलैंड और यहाँ से कंबोडिया। इन सभी राज्यों की सीमा लाओस के साथ साझा होती है। और अगर हम देखें तो लाओस का मतलब वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंस है, कहीं ना कहीं आप देखिए तो ये आसियान क्षेत्र में आ रहा है। और अभी मतलब हम ये कह रहे हैं लुक ईस्ट से हम एक्ट ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले तो हम बात करते थे लुक ईस्ट, जहाँ पे हम सब ये कहते थे कि पूर्व की तरफ देखना है। अब 2001 से जो नैरेटिव है वो चेंज हो रहा है, जहाँ पे हम ये कह रहे हैं पूर्व की तरफ सिर्फ देखना नहीं है, अब हमें एक्ट भी करना है। तो दिस इज नॉट ओनली लुक ईस्ट बट एक्ट ईस्ट। तो ऐसे में जो भी हमारे पूर्वी देश है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, और इसी में जो लाओस है उसकी लोकेशन को आप देख सकते हैं। So basically this is the location of Laos. This is the basically the location of Laos, जो हमारे आसियान के पॉइंट ऑफ व्यू से या लुक ईस्ट पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम देखें तो लाओस के बारे में कुछ ऐसे तथ्यों की चर्चा करते हैं जो उनके राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजनीतिक स्थिरता की बात करें तो लाओस ना एक एकल दलीय समाजवादी गणराज्य है। तो देखो जैसे हम मतलब लोकतंत्र की बात करते हैं तो हर कंट्री कहीं ना कहीं चाहता है कि वो ये प्रेजेंट करे कि वो एक लोकतांत्रिक देश है। एकल दलीय कहने का मतलब है यहाँ एक ही पार्टी अपने हिसाब से रूल बनाती है, एक ही पार्टी में के अंदर ही जो है जो भी चुनाव है वो सारा कुछ संपन्न होता है। इसको जो यहाँ की जो मेन पार्टी है इसका नाम है लाओ पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो यही एकमात्र पार्टी है जिनके आधार पर वहाँ पे राजनीति एवं प्रशासन चलाया जाता है। 1975 में स्थापना के बाद से ही एक ही पार्टी का अधीन देश की राजनीतिक जो भी स्थिरता है वो तब से एक ही पार्टी के अधीन बनी हुई है, जिससे विकास के लिए सुसंगत राजनीतिक ढांचा प्रदान होता है। इसके बाद अगर हम बात करें आर्थिक विकास की, तो अगर हम कुछ दशकों की बात करें तो लाओस ने प्राकृतिक संसाधन निर्यात जैसे जल विद्युत शक्ति, खनन और लकड़ी से प्रेरित स्थिर आर्थिक विकास का अनुभव किया है। अगर लाओस की बात करें तो लाओस दक्षिण पूर्वी एशिया में एक क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्र बनने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। यानी लाओस की कोशिश ये भी है कि वो जो दक्षिण पूर्वी एशियाई है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, वहां पे भी एक महत्वपूर्ण देश बन सके। अब गरीबी में कमी के लिए आर्थिक विकास के बावजूद लाओस दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे गरीब देशों में से एक है। अब यहाँ पे सरकारी पहल भी हो रही है अंतर्राष्ट्रीय सहायता के द्वारा, ऐसा कोशिश हो रही है कि गरीबी दरों में कमी की जाए, लेकिन अभी भी ये दर जो है बनी हुई है। सामाजिक विकास की बात की जाए तो लाओस की सरकार, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा हो, जैसे जो भी सामाजिक संकेतक है, इन संकेतकों में सुधार की दिशा में लगातार काम भी कर रही है। और इस देश की साक्षरता दर बढ़ाने और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से जो कार्यक्रम सकारात्मक परिणाम भी दिखा रहा है।
सांस्कृतिक धरोहर की बात करें तो लाओस सांस्कृतिक धरोहर में समृद्ध है। इसमें इसका जो लुआंग प्रभांग और प्लेन ऑफ जॉर्ज जैसे कई यूनेस्को के जो विरासत स्थल हैं वो भी लाओस में आपको देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कई सारे विरासत स्थल भी हैं। इसकी सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और प्रचार यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने में भूमिका निभाता है। और आपको पता है कि जो पर्यटन का क्षेत्र है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मदद करने के लिए इम्पोर्टेंट क्षेत्र बनता है। यहाँ पे कई एक साथ कई सारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जा सकता है पर्यटन के माध्यम से। तो ये तो रही लाओस के बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी। अब हम बात करते हैं यहाँ से जुड़े हुए एक प्रोजेक्ट की। देखो ये प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है मेकोंग रिवर से, मेकोंग नदी से। तो बेसिकली अगर आप मेकोंग नदी की बात करें तो जो लाओस का लुआंग प्रभांग है, प्रभांग शहर में मेकोंग नदी पर एक मल्टी अरब डॉलर की एक परियोजना बन रही, बांध परियोजना बन रही है। तो क्या था कि जो लुआंग प्रभांग है ना, इसको जो है आपके यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है, यूनेस्को विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त था। अब कहा जा रहा है कि अगर ये परियोजना बनती है तो इससे ये जो मतलब जो जगह है ये अपना यूनेस्को विरासत स्थल खो सकता है। सबसे पहले आप इस नदी की लोकेशन को देखिए। तो ये जो नदी है वो चाइना से होते हुए, ठीक है, ये जो नदी है वो चाइना से होते हुए फिर आप देखेंगे तो लाओस थोड़ा सा बर्मा के बॉर्डर को टच करते हुए आगे निकलेगी। तो बिल्कुल लाओस के साथ सीमा बनाते हुए ये कंबोडिया और कंबोडिया के बाद मेकोंग डेल्टा बनाते हुए समाप्त हो रही है। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो या इस रिवर के बारे में समझें तो ये जो नदी है मतलब मेकोंग नदी ये पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्व एशिया में एक अंतर सीमाई नदी है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल रिवर है, मतलब इंटर स्टेट रिवर है जहाँ पे ये एक देश से दूसरे देश की तरफ बहती है। देखा जाए तो ये दुनिया की 12वीं सबसे लंबी नदी है और एशिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। उत्पत्ति की बात करें तो इसकी जो ये आपकी नदी है मेकोंग रिवर ये चीन के तिब्बती पठार के संजियान युंग युआंग से निकलती है। मुहाना की बात करें कि कहाँ समाप्त होती है तो ये दक्षिणी चीन सागर में समाप्त होती है और अभी हमने आपको मुहाना भी दिखाया कि मेकोंग डेल्टा बनाते हुए रिवर समाप्त हो रही है। अगर हम बात करें कि जो है ये किन किन देशों से होकर बहती है तो ये चीन, म्यांमार, ठीक है, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में कुल इसकी जो लंबाई वो 2700 किलोमीटर है। यदि इस नदी से जुड़े हुए जैव विविधता की बात करें तो ये नदी बेसिन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जैव विविध नदी बेसिन है। इसमें लगभग 20,000 पौधों की प्रजातियां, 1200 पक्षी, 430 स्तनधारी, 8,000 उभयचर सरीसृप और मछलियां पाई जाती हैं। खासतौर से बात करना जो जरूरी है वो है भारत के लिए इस नदी का क्या महत्व है। तो देखिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है मेकोंग गंगा परियोजना। ये एक पहल है। इस पूरे पहल में मतलब मेकोंग गंगा परियोजना में कुल 6 देश शामिल हैं। कौन कौन से देश हैं? पहला है भारत और जो हमारे पांचों आसियान के देश है वो, यानी आपके 5, वैसे तो आसियान में 10 देश है, 5 आसियान के देश और भारत इसमें मेकोंग गंगा सहयोग में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। कौन कौन? कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। अगर हम मेकोंग की बात करें तो मेकोंग डेल्टा क्षेत्रीय तनाव का संभावित स्रोत है क्योंकि बढ़ती संख्या में जल विद्युत परियोजनाओं के कारण नदी के प्रवाह में परिवर्तन हो रहा है और पर्यावरणीय जो क्षति है वो बढ़ रही है। तो दिस इज रिलेटेड टू मेकोंग गंगा परियोजना। अब जरा हम बात करते हैं दोनों देश यानी मतलब मेकोंग आपका लाओस और भारत के बीच में क्या क्या संबंध है, इनसे जुड़ी हुई कुछ सूचनाएं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक संबंध की। तो देखिएगा ऐतिहासिक और सभ्यगत नींव पर आधारित है। भारत और लाओस लंबे समय से स्थायी, मैत्रीपूर्ण और परस्पर सहयोग का आनंद लेते हैं। अगर हम देखें तो दोनों देशों के बीच में जो राजनयिक संबंध है इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1956 में। तो वर्ष 1956 फरवरी 1956 से हम दोनों देशों के बीच में जो संबंध है, राजनीतिक संबंध, इसकी शुरुआत हो चुकी थी। लाओस ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का हमेशा समर्थन किया है। जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए जो भारत बात करता है, तो जो इस दावे का लाओस ने हमेशा समर्थन किया है कि जो भारत है उसको भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। जरा बात करें रक्षा सहयोग की, तो क्या हम दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग है? जी बिल्कुल। 1994 से भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, जिसको ITEC कहते हैं, यानी इंडियन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके तहत 2 सदस्यीय भारतीय सेना प्रशिक्षण टीम ने लाओस रक्षा कर्मियों को अंग्रेजी, कंप्यूटर और बुनियादी रणनीति में प्रशिक्षण किया है। भारतीय टीम वियतनामी और चीनी के अलावा एकमात्र ऐसी टीम है जो लाओस में काम कर रही है। तो वियतनाम और चाइना पहले ही यहाँ पे प्रशिक्षण का काम कर रहे थे और भारत इसमें तीसरा देश बना।
अगर हम बात करें तो भारतीय सेना ने वर्ष 2011, 12 और 13 में लाओस में एन अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस बम और डी माइनिंग पर 3 प्रशिक्षण भी आयोजित किए थे। डी माइनिंग का मतलब क्या होता है? उस क्षेत्र से अगर भूमि खदान को हटाना तो उसे कहते हैं डी माइनिंग की प्रक्रिया। तो ये तो बात रही राजनीतिक संबंधों और रक्षा संबंधों की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्थिक संबंधों की। दोनों देशों के बीच का जो अभी व्यापार है वो 193.63 अमेरिकी मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। लेकिन अभी भी जो व्यापार संतुलन लाओस के पक्ष में भारी रूप से झुका हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट है वो लाओस को ज्यादा हो रहा है, इंडिया को नहीं। भारत में ट्रांसमिशन लाइन, जल विद्युत परियोजना, डीजल से विद्युत चलित पंप सेट में परिवर्तन, सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्र में बुनियादी ढांचा और परियोजनाओं के लिए ऋण की लाइनें बढ़ाकर लाओस के विकास का समर्थन किया। सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो दोनों ही देशों के बीच में जो प्राचीन सभ्यतागत संबंध हैं, जैसे बुद्ध का अवशेष जो थाट लुआंग स्तूप में संलग्न है, जो लाओ पीडियार का राष्ट्रीय प्रतीक है, मतलब जो उनकी पार्टी नहीं उसका राष्ट्रीय प्रतीक है। इसके बाद देखिए वात्सु मंदिर परिसर में एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसके शुरुआती 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी की और जिसे वर्तमान में भारतीय पुरातत्व ने इसको पुनर्निर्मित किया और बहाल किया। किसने? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका काम होता है भारत में पुनर्नवीनीकरण। फिर देखिए मानव संसाधन विकास की बात करें तो भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाओ नागरिकों को प्रति वर्ष लगभग 140 छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। देखो अगर हमें आने वाले टाइम में किसी भी देश के साथ रिश्तों को अच्छा करना है तो जरूरी ये है कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके देश की तरफ अट्रैक्ट हो। इससे क्या होगा कि जो जब कोई मतलब पढ़ाई आपके यहाँ करता है, जैसे आप कहीं जाके पढ़ाई करो तो आपका कहीं ना कहीं उस जगह से एक तरीके से मनोवैज्ञानिक रूप से झुकाव हो जाता है। तो ऐसे में अगर वहाँ के बच्चे हमारी इंडिया आते हैं तो धीरे धीरे कहीं करके पीपल टू पीपल टॉक यानी कल्चर टू कल्चरल एक्सचेंज बढ़ जाएगा। इसके बाद देखिए नवंबर 2024 में लाओ इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर लाओ उद्यमियों को छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए बनाया गया, ताकि वहां पे वो छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग लगा सके। इसके बाद देखिए बात करते हैं वियंतियान में आसियान फ्रेमवर्क के तहत सॉफ्टवेयर विकास और प्रशिक्षण में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित न करने के लिए समझौते पर 2015 में जो है दस्तखत किए गए। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे हम दोनों के बीच में का संबंध यानी भारत और लाओस के बीच के संबंधों की हमने आपसे चर्चा की। तो ये तो रहा आपका लाओस से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। इसके बाद ठीक है, तो ये तो रहा इंडिया और लाओस से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। फिर आपसे मिलना होगा किसी और देश से, किसी और देश के और अन्य मतलब मुद्दों की चर्चा करेंगे, फिर से पड़ताल करेंगे। आपका सभी का इस विशेष श्रृंखला में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप उसको मेरे टेलीग्राम पेज से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरी आईडी है ख्याति खरे @academy_official। यहाँ से जुड़ के आप जुड़ सकते हैं। चलिए आज के सेशन को अब यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो।